Hello everyone, welcome to Mindscape GS. This is the fifth lecture of our Indian Polity series for SSC and Railway एग्ज़ाम्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फंडामेंटल राइट को। ओके, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटी का है और इस वीडियो में मैंने फंडामेंटल राइट को हाथ से लिख के पढ़ाया है ताकि आपको नोट्स बनाने में मदद हो। और वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप पहले पढ़ लीजिए, फिर देखिएगा कि क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं कि नहीं, और उस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी है इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। पहले हेडिंग देंगे। जब हम लोग राइट्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों को राइट्स का अलग अलग कैटेगरी मालूम होना चाहिए। ठीक है, बहुत तरह का राइट होता है, जैसे कि नेचुरल राइट। नेचुरल राइट बोलते हैं उसको जो बाय वर्चू ऑफ बर्थ। पेन और पेपर इसीलिए ताकि आप भी नोट्स सही से बना पाएँ। ओके, तो साथ साथ आप लोग भी नोट्स बनाते जाइएगा। सेकंड होता है ह्यूमन राइट्स, जो कि मिलता है ह्यूमन डिग्निटी और वेलबींग के लिए। उसके बाद होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो कि फंडामेंटल राइट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसको बोलते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो लिखेंगे राइट्स enshrined इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और भी है जैसे कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मेंटेन रहे इसीलिए सिविल और पॉलिटिकल राइट दिया जाता है। ओके, लेकिन हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पढ़ना है क्योंकि फंडामेंटल राइट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही है। ठीक है, क्योंकि पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से लेके 35 में फंडामेंटल राइट मेंशन किया गया है। तो फंडामेंटल राइट के बारे में दो बात जानना है। पहला कि इसको गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान इसको गारंटी करता है। मगर मतलब कि अगर स्टेट आप कोई ऐसा लॉ बनाता है जो कि आपके फंडामेंटल राइट वायलेट करे तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और वो लॉ ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाएगा। ये इंश्राइंड कहाँ है? तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इन्फ्लुएंस कहाँ से आया है? फंडामेंटल राइट लिया कहाँ से गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इन्फ्लुएंस्ड बाय बिल ऑफ राइट्स। कहाँ से है बिल ऑफ राइट्स? यूएसए से। ओके, तो फंडामेंटल राइट अब होते कितने टाइप के हैं? तो लिखेंगे देयर आर 6 सेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, 6 पहले 7 थे, अब 6 हैं। पहला राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ओके, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप चैलेंज यूजिंग दिस फंडामेंटल राइट, इसी को के थ्रू आप चैलेंज कर सकते हैं। ये आर्टिकल 32। ओके, तो ये 6 सेट है फंडामेंटल राइट का। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ओके, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 7 टाइप के फंडामेंटल राइट थे, ठीक है, लेकिन एक को हटा दिया गया। ठीक, हटाया गया था आर्टिकल 300A और 19F को, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता था। कैसे हटाया गया? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1978 में आया था। ठीक है, फीचर्स क्या हैं फंडामेंटल राइट के? तो कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया जाता है। ठीक है, ये माइनॉरिटीज़ के लिए है। ठीक, ये राइट टू फ्रीडम है, तो ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया जाता है। बल्कि इसके अलावा जितना है वो फॉरेनर्स, सिटीजन, लीगल एंटिटी कोई भी हैं, ठीक है, जैसे फॉरेन के एम्बेसडर वगैरह, उनको भी प्रोवाइड है। फंडामेंटल राइट अवेलेबल किसके अगेंस्ट है? तो स्टेट का कोई भी एक्शन, ठीक है, जो कि वायलेट करे लोगों का हक, तो उसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट दिया गया है। चूँकि फंडामेंटल राइट ज़्यादातर स्टेट को प्रोहिबिट करता है कुछ भी करने से, तो इसको निगेटिव इन नेचर बोला जाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट के नेचर को निगेटिव माना जाता है, लेकिन सारे के सारे फंडामेंटल राइट निगेटिव नहीं है। कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे भी हैं जो कि, जैसे कि आर्टिकल 25 जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है, आर्टिकल 29, 30, ये सारे पॉजिटिव इन नेचर है। जस्टिसेबिलिटी क्या है फंडामेंटल राइट का? तो अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो जिस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, यूजिंग आर्टिकल 32। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे, यूजिंग आर्टिकल 32। क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है? मतलब स्टेट कोई भी फंडामेंटल राइट को कभी भी मतलब रोक नहीं सकता? आंसर इज नो। फंडामेंटल राइट पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से। ओके, जो कि बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट में इंक्लूड होता है सेंटर प्लस स्टेट के जितने भी लेजिस्लेटिव यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो जुडिशियरी सिर्फ तब इंक्लूड होता है जब वो कोई नॉन जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, और साथ साथ जितने भी स्टैट्यूटरी प्लस नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, लाइक LIC, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इस टाइप के जितने भी कंपनीज हैं या जो भी अथॉरिटी है, ठीक है, तो ये सब भी स्टेट के डेफिनेशन के अंडर फॉल करता है। ठीक, अब है आर्टिकल 13। सिंपल शब्द में आर्टिकल 13 बोलता है कि जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब जो भी आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, कोई भी ऐसा लॉ, वो
वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है। इस लॉ में क्या क्या आ जाता है, तो कोई भी एनी ऑर्डिनेंस, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, मतलब कुछ भी इस टाइप का जितना भी चीज़ है वो सब इस लॉ में इंक्लूड है, ठीक है। तो अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से 18 तक। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ई डाउट। डाउट में बी नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको लिख के काटेंगे। ई डाउट में ई से होता है इक्वालिटी, याद रखने के लिए इसे याद हो जाएगा आराम से। डी से होता है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। वो से होता है अपॉर्चुनिटी। यू से होता है अनटचेबिलिटी। टी से होता है टाइटल। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। बस ये वर्ड याद रख लीजिए, ये याद हो जाएगा। अब हम लोग डिटेल में जानते हैं। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके बारे में। इसका मतलब है कि कानून के नज़र में सब बराबर है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेचर क्या है इसका, कोई ठिकाना नहीं है, आ सकता है एग्जाम में, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। नेचर क्या है, निगेटिव। पूछ देगा तो फिर नानी याद आ जाएगा, है ना, ताकि सुने तो होंगे ना, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ का नेचर क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। ये भी आर्टिकल 14 में ही है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। क्या है ये, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। कहाँ से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। एज पर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, ये कॉन्सेप्ट बस साइड में याद रखिए, ए बी डाइसी दिए थे। रूल ऑफ लॉ जो है, इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। ये आर्टिकल 14 में मेंशन किया गया है एज पर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब पार्लियामेंट सिंपली आर्टिकल 368 का यूज़ करके इसको अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था केशवानंद भारती केस में, तो ये था कि पार्लियामेंट सिंपल आर्टिकल 368 को यूज़ करके किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड नहीं कर सकती है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब है आर्टिकल 15, जो कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। अब यहाँ पे हम लोग ट्रिक में याद किए थे ना, डी से डिस्क्रिमिनेशन, ई से इक्वालिटी, ठीक है। प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, मतलब किस बेसिस पे नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन,
रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये जो 5 ग्राउंड है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसी का सब क्लॉज 1 है जो कि स्टेट को प्रोहिबिट करता है। तो लिखेंगे प्रोहिबिट्स, इसमें 15 डाल लीजिए, स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग any citizen on grounds mentioned above, इसी का सब क्लॉज 2 है। पहले इसका कुछ एक्सेप्शन लिख लीजिए। वुमेन, चिल्ड्रन, SC, ST, इसके लिए स्टेट स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 जो कि प्रिवेंट करता है प्राइवेट सिटीजन या प्राइवेट इंडिविजुअल बोल लीजिए टू डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 में लिखा हुआ है कि सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो है, इसको ऐड किया गया था इसमें यूजिंग 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट, ओके। इसके बाद आर्टिकल 16 आता है जो कि बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, मतलब जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का केस होगा उसमें सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। इसमें ग्राउंड क्या क्या है? रिलीजन, रेस, मतलब सेम है, बस इसमें एक डिसेंट को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट का मतलब होता है पेरेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं। रेसिडेंस, ये भी इंक्लूड है इसमें, या एनी ऑफ देम। ठीक है, एक्सेप्शंस है इसके। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है इसके? सबसे पहला, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस, यानी कि कहाँ रहते हैं, एज ए कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर ये एक्सेप्शन नहीं होता तो इस केस को डिस्क्रिमिनेशन माना जाता। ठीक है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है इस आर्टिकल का। और अपॉइंटमेंट। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शन क्या है इसका? स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ appointments or posts in favor of any backward class। ठीक है, जिसको कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है।
ठीक है, उसके लिए अगर ये एक्सेप्शन नहीं होता तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। ठीक है, इसके बाद इसमें EWS अमेंडमेंट करके EWS के बारे में ऐड किया गया। ठीक है, कि उसको भी 10% रिजर्वेशन मिलेगा। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 16 का सब क्लाउज 6। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे द स्टेट इज परमिटेड टू मेक अ प्रोविजन for the reservation of up to 10%। ठीक है, in favor of EWS। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है इसका? 16 का सब क्लॉज 6। ओके, इसके बाद है आर्टिकल 17। जो कि बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। ठीक है, छुआछूत पर पाबंद लगाता है। अब याद कीजिए जो हम लोग बनाए थे नेमोनिक EDOUT, इसे इक्वालिटी कर चुके हैं, डी से डिस्क्रिमिनेशन कर चुके हैं, ओ से अपॉर्चुनिटी वो भी कर चुके हैं, अब अनटचेबिलिटी का बारी। ठीक है, तो ये एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। और एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू मेक इट ए पनिशेबल ऑफेंस। लेकिन इसका एक कमाल का बात यह है कि अनटचेबिलिटी होता क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अगेंस्ट केस भी हुआ है, जैसे कि कोई हैंडशेक करना चाह रहा था तो सामने वाला हैंडशेक नहीं किया तो उसके खिलाफ केस हो गया। केस हुआ, कोर्ट गया, कोर्ट में बोला कि हम हैंडशेक करना चाह रहे थे, मेरे साथ अनटचेबिलिटी हुआ है, कोई हैंडशेक करने नहीं मिला। मतलब सामने वाली लड़की थी, वो बोली ये अनटचेबिलिटी नहीं है। तो मतलब एक क्लियर डिफिनेशन नहीं है कि अनटचेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, इसके लिए कुछ प्रोविजंस है। ठीक है, तो पार्लियामेंट कुछ एक्ट बनाई है, जैसे कि प्रोविजंस लिख लीजिए इसका। सबसे पहला प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ईयर क्या है? 1955। इनिशियली इसको क्या बोलते थे? द अनटचेबिलिटी। पहले बहुत बड़ा इशू था अनटचेबिलिटी। ठीक है, मतलब जो पिछड़े वर्ग के थे उनको तो मतलब क्या ही राक्षस भूत वगैरह सब समझते थे। एक्ट 1955। दूसरा शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, जिसको कि हम लोग पोटा बोलते हैं, एक्ट 1989। ठीक है, तो जो आर्टिकल 17 है ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी अगेंस्ट है। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, मतलब आप कोई टाइटल एक्वायर नहीं कर सकते, जैसे कि राय ज़्यादा, राय बहादुर, राजा, ठीक है, महाराज, महाराजाधिराज, इस टाइप का टाइटल आप एक्वायर नहीं कर सकते। कर सकते हैं, जैसे एकेडमिक होना चाहिए,
ठीक है। मिलिट्री डिस्टिंक्शन होना चाहिए, जैसे कि आप कर्नल है, जनरल है, इस टाइप का। फॉरेन से पैसा नहीं ले सकते बिना परमिशन के। तो इसको हम लोग लिखेंगे 8 prohibits the state from conferring any title other than military or academic distinction। ठीक है। ये सिटीजन, नॉन सिटीजन, सिटीजन दोनों पर लिमिटेशन लगाता है कि वो कोई भी ऐसा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं जो कि कोई बिना इजाज़त के हो। अब है आर्टिकल 19 जो कि बात करता है, यहाँ से शुरू होता है राइट टू फ्रीडम। ये नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है, लिखेंगे राइट टू फ्रीडम। सबसे पहला आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें A B C D E और G इतने सारे राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले आर्टिकल 19 से रिलेटेड कुछ बात जान लेते हैं हम लोग। ये एब्सोल्यूट नहीं है, जब इमरजेंसी लगता है सबसे पहले यही सस्पेंडेड होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल restrictions on the enjoyment of these 6 rights। ठीक है, आर्टिकल 19 में 6 राइट मिलते हैं, लेकिन इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। ठीक, जो भी ग्राउंड इसमें मेंशन किया गया है। और हम लोग एक एक करके देखते हैं इन सारे राइट्स को। सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने आप को अभिव्यक्त करने का और बोलने का आज़ादी। ठीक है, उसके बाद है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। अब बिना हथियार के आप असेंबल हो सकते हैं, गैदर हो सकते हैं एक जगह पर। जैसे कि आप कोई पब्लिक मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं, मतलब ठीक है, या आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेट। स्ट्राइक इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, स्ट्राइक के लिए अलग नियम है। नेक्स्ट है फॉर्म एसोसिएशन। आप एक संगठन बना सकते हैं, बस वो देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यूनियन बना सकते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस क्या है? बस देश के सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेंगे रेस्ट्रिक्शंस। सब पर रेस्ट्रिक्शंस का एक ही ग्राउंड है, वही कि सोवरेनिटी
इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। अगर ये सब चीज़ में अगर आप बाधा क्रिएट करते हैं तो आपका ये आर्टिकल 19 सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देश के किसी भी कोने में आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो राइट टू मूव आउटसाइड द कंट्री ये किसके अंडर फॉल करता है? आर्टिकल 21, ठीक है। ये आर्टिकल 19 में नहीं होता। तो देश के अंदर मूव करना है तो वो 19 का डी, और देश के बाहर जाना है तो आर्टिकल 21। नेक्स्ट है reside and settle in any part of country, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन क्या है, मतलब कब रोका जा सकता है? तो इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है। जैसे कोई शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया है या कुछ ऐसा है तो वहाँ पे अगर आप डिसाइड कर रहे हैं, अगर वो अनलॉफुल है तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जी है, एफ नहीं है, एफ को शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। डिलीट नहीं किया गया, शिफ्ट कर दिया गया, इसको लीगल राइट बना दिया गया। ये फ्रीडम ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता था। आर्टिकल जी मतलब सब क्लाउज जी, टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एंड कैरी आउट एनी ट्रेड या बिजनेस, ठीक है। तो कोई भी आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करते हैं, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ऐसा नहीं कि आप असला वगैरह बेचने लग जाएं, ठीक है, या एक्सप्लोजिव बेचने लग जाएं या ड्रग्स बेचने लग जाएं, मतलब देश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, याद रखने का ट्रिक क्या है, पहले आप बोलेंगे, बोल के आप असेंबल करेंगे, फिर असेंबल करके फिर आप एसोसिएशन बनाएंगे, एसोसिएशन बनाएंगे तो फिर आप घूमने जाएंगे तो कहीं रिसाइड करेंगे, और रिसाइड करेंगे बस खाली याद रखिएगा कि एफ डिलीट हो गया है, मतलब शिफ्ट हो गया है। और जी, अब आप कहीं रिसाइड करेंगे तो आपको रहने के लिए, मतलब अपना लाइफ चलाने के लिए आपको कोई ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप पैसा कमा सकें। ओके, तो ये था आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के बाद है आर्टिकल 20, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है। इसका मतलब है जब आप अरेस्ट होते हैं, ठीक है, ये इसीलिए दिया गया है ताकि जो अरेस्ट हुआ है, ठीक है, या जो एक्यूज्ड पर्सन है उसका जो भी राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसको हम लोग लिखेंगे इट ग्रांट्स, मतलब इतना ज़्यादा उसको पनिशमेंट, मतलब एक्सेसिव पनिशमेंट को प्रोहिबिट करने के लिए, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए दिया गया है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव punishment to an accused person, ठीक। इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जैसे कि नो एक्स पोस्ट
फैक्टो लॉ। इसका मतलब है कोई भी पुराना एग्जिस्टिंग लॉ के अकॉर्डिंग सज़ा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और क्या है, नो, ये एक लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए, नो डबल जियो पार्डी। इसका मतलब है एक बार किए गए गलती के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जा सकता। एक्सेप्शन क्या है इसका, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो होता है, ठीक है, इसको इस प्रिंसिपल का मतलब जो ये मिला है हम लोग को, इसको वायलेशन नहीं माना जाता, आर नॉट कंसीडर्ड एज वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, ठीक है। और इसमें क्या है, तीसरा बात, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब है, आप लोग सुने हो ना, कानून अपने हाथ में मत लो, वही मतलब खुद से सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 21, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। मतलब जीने का अधिकार, आपके जीवन की रक्षा भी आपका एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसका मतलब नो पर्सन शैल बी, यही जो फंडामेंटल राइट है, इसी के अकॉर्डिंग आप किसी की जान नहीं ले सकते, ठीक है। नहीं तो आप ले सकते थे अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं होता तो। लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, किसी के भी घर में जाके आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो उसका पर्सनल स्पेस है ना। मतलब पर्सनल लिबर्टी को आप छीन नहीं सकते, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर established बाय लॉ। इसका मतलब ही नहीं कि दरवाजे पे पुलिस खड़ी, आप बोलेंगे ये मेरा पर्सनल लिबर्टी को छीन रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब कानून में अगर उसके लिए प्रक्रिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपका पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है, ठीक है। 2-4 लपड़ भी लग सकता है, पुलिस लगा सकती है और लगाती भी है, ऐसा नहीं है। कुछ केस है, एक केस याद रखिए बस, गोपालन केस। ऐसे एसएससी में केस वगैरह उतना आता नहीं है, फिर भी क्या पता पूछते। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो, लिखिए पहले, अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल अगेंस्ट arbitrary executive action and not from arbitrary legislative action, ठीक है। इसी में एक आर्टिकल 21A ऐड किया गया। कब ऐड किया गया, मतलब इसका था क्या, तो ये राइट टू एजुकेशन था, राइट टू एजुकेशन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे आया था। कैसे ऐड किया गया, बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके अकॉर्डिंग ये मैंडेट करता है ये आर्टिकल
सो लिखेंगे इट मैंडेट्स, मतलब कंपलसरी है कि स्टेट फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हर बच्चे को दे जिसका एज 6 से लेकर 14 साल के बीच में है। ओके, इसी के प्रोविज़न में आया था मतलब आरटीई है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आया, तो इसको हम लिख लेते हैं। इट मैंडेट्स द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू all citizens of the age 6 to 14 years। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए आरटीई जो है एक्ट 2009 इसी से रिलेटेड। ओके, इसके बाद है आर्टिकल 22 जो कि बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। ठीक है, मतलब बेवजह आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, आपको ग्राउंड मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, दो केस होता है, एक ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है, इसमें कुछ राइट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि राइट टू, कहीं कि अरेस्ट भी दो तरह का होता है ना, एक ऑफेंस के लिए, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन भी होता है कि आप कुछ कर ना दें इसलिए। ठीक है, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको पता होना चाहिए कि आपको काहे अरेस्ट किया जा रहा है, मतलब क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ऑफ रेस्ट, ठीक है, अपने लॉयर से कंसल्ट करने के लिए। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि लॉयर। ओके, दूसरा कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करवाना पड़ेगा। अगर आप अरेस्ट होते हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो लिखेंगे राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग, मतलब इसमें जर्नी टाइम नहीं, चाहे तो पुलिस आपको 18 घंटे 20 घंटे तक घुमाए गाड़ी में बैठा के, है ना, तो वो आपका काउंट नहीं होता है डिटेंशन पीरियड में। ठीक है, तो मतलब जर्नी का टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाता, एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट ऑथराइज नहीं करते हैं, ऐसे लिखिए राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर अनलेस, मतलब जब तक कि मजिस्ट्रेट फर्दर डिटेंशन अलाउ नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ख़त्म होता है। नहीं, इसमें एक और केस था ना, ये तो ऑर्डिनरी लॉ हो गया, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसको हम लोग फर्स्ट दे देंगे ऐसे करके। ओके, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस प्रिवेंटिव डिटेंशन तो भूल ही गए। अब केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, केस
ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, अगर ऐसा कोई संदेह होता है पुलिस को कि आप कुछ ऐसा दंगा भड़का सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसमें भी कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको ग्राउंड्स मालूम होना चाहिए। ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स। समझ में आ रहा है ना? नोट्स बनाते जाइए, काम हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटी देखना नहीं पड़ेगा दोबारा, उसका बाद सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसमें आप 3 महीने के बाद रिलीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, अगर मतलब ऐसा कोई संदेह उनका गलत साबित होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे एंड होता है राइट टू फ्रीडम। इसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल क्या है इसका? 23 एंड 24। आर्टिकल 23 ये प्रोहिबिट करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप न करें या किसी से ज़बरदस्ती काम मतलब मजदूरी ज़बरदस्ती ना करवाएं। ठीक है, ये प्रोहिबिट करता है ये 2 चीज़ को। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, इन 2 चीज़ को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, फोर्स लेबर में बेगिंग भी आ जाता है, ज़बरदस्ती भीख मंगवा नहीं सकते हैं, और इसी टाइप का जैसे बंधुआ मजदूरी वगैरह। ठीक है, तो सिमिलर फॉर्म्स लिख देते हैं, तो इसको प्रोहिबिट करता है। एप्लीकेबिलिटी क्या है? मतलब ये आर्टिकल 23 ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये किन किन को दिया गया है, तो एप्लीकेबिलिटी लिखेंगे सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। कोई फॉरेन के आदमी है, उनको भी ऐसे आप एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं पकड़ के भीख मंगवा रहे। ठीक है, हाँ, इसके लिए लेजिस्लेशन के लिए मतलब इसके लिए लॉ क्या है, मतलब प्रोविज़न क्या है? तो एक है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। कब आया था? 1956 में। दूसरा क्या है? लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976। बस इतना याद रखिए। इसके बाद है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 ये प्रोहिबिट करता है छोटे बच्चों का इन फैक्ट्रीज ओके। आर्टिकल 24 जो कि प्रोहिबिट करता है कि जो भी बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं उनको कोई हजारडस काम, जैसे कि जिसमें जोखिम हो, वो काम उनसे नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, वो इलीगल है। ठीक है, तो एज लिख लेंगे बिलो 14 ईयर्स, उनसे हजारडस काम नहीं करवाया जा सकता। एप्लीकेबिलिटी क्या है? तो सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। ठीक है, अंग्रेज के बच्चों को नहीं करवाना है। एक्सेप्शन क्या है? अरे हार्मफुल वर्क को मना किया है ना, तो जो हार्मलेस वर्क है उसका क्या? तो नो प्रोहिबिशन
लेकिन ये गजब है। और इनोसेंट वर्क। ओके, इसके लिए लेजिस्लेशन वगैरह है कि जैसे चाइल्ड लेबर वगैरह प्रोहिबिट है, मना है। इसके लिए एक्ट है जैसे कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1986 में आया था। ठीक है, लिख लीजिए लेजिस्लेशन। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ओके, इसके बाद जब ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म होता है, इसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। ओके, सो थोड़ा स्पीड में हम लोग कवर करेंगे। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल, मतलब किसी आदमी को ये आज़ादी है कि वो, मतलब उसको मिलेगा क्या, ऑल पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू, कौन कौन सा फ्रीडम है, पहला इनर फ्रीडम। ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड है, रिलेशन विद गॉड। राइट टू प्रोफेस, मोटा मोटा याद रखिए कि अपना रिलीजियस बिलीफ को आप प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सब करने का आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 जितने भी रिलीजियस संस्थान हैं, ठीक है, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन, सो कुछ राइट है, ठीक है, शैल हैव फॉलोइंग राइट्स। राइट्स क्या क्या है, पहला इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। दूसरा राइट टू मैनेज its own affair in matters of रिलीजन। ठीक है, रिलीजन के मैटर में आप अपने से जुड़े हुए जो भी है आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कोई आप पर थोपेगा। ठीक है, रिलीजन के नाम पे आप कोई मूवेबल मतलब चल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, वो एक्वायर कर सकते हैं। ओके, चौथा, ये इसी का सब क्लॉज है आर्टिकल 26 का, कि आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मतलब मैनेज कर सकते हैं सच प्रॉपर्टी, ये इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं। सच प्रॉपर्टी
जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग्स, ठीक है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ लैंड है जहाँ पे आपका है उस हिसाब वहाँ पे जो कानून है उसके हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। अगर इन सब चीज़ों को अगर आप बाधा नहीं क्रिएट करते हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं। ओके, इसके बाद है आर्टिकल 27 जो कि बोलता है कि कोई भी आदमी अपने रिलीजियस प्रमोशन के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए किसी भी तरह का टैक्स पे करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। उससे फोर्सफुली टैक्स पे नहीं करवाया जा सकता। उसके बाद है आर्टिकल 28 जो कि बोलता है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए फ्री हैं अटेंड करने के लिए। दूसरा कि प्रोहिबिट करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगर वो कम्प्लीटली स्टेट फंडेड है तो उसमें एकदम मना है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना। लेकिन हाँ, अगर पार्शियली मतलब पार्टली स्टेट फंडेड है तो उसमें चॉइस पर डिपेंड करता है, फोर्सफुली आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। चॉइस पर डिपेंड करता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सामने वाला लेना चाहता है या फिर नहीं। अगर चाहता है तो आप उसको दे सकते हैं। ओके, ये खत्म होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में मेंशन किया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 29 जो कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है। इसका सब क्लॉज 1 बोलता है कि जो सेक्शन ऑफ सिटीजन है जो कि इंडिया में रह रहा है, अगर वो माइनॉरिटीज़ है, लिंग्विस्टिक, स्क्रिप्ट, कल्चर किसी भी आधार पे, तो उसके राइट को मतलब प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। दूसरा कि स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ग्रांटिंग जब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर एक्सेस दे रहा है उस समय, ठीक है। तो अगर कोई माइनॉरिटीज़ है उसको भी इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 30 जो कि ये भी माइनॉरिटीज़ के राइट के बारे में बात करता है, लेकिन इसमें जो माइनॉरिटीज़ है वो सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पर है, ठीक है, मतलब सिर्फ भाषा और धर्म के आधार पर। इसका सब क्लॉज 1 बोलता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं रिलीजियस और लिंग्विस्टिक वो अपना इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने चॉइस का। इसी का सब क्लॉज ए बोलता है कि अगर माइनॉरिटीज़ का इंस्टीट्यूशन है तो उसको भी एडिक्वेट कंपनसेशन मिलेगा स्टेट के द्वारा। दूसरा इसी का सब क्लॉज 2 ये बोलता है कि स्टेट जब एड दे रहा है, जब पैसा दे रहा है तो उस समय डिस्क्रिमिनेट नहीं करे अगर वो माइनॉरिटीज़ का इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके बाद है आर्टिकल 32 जो कि बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में। इसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 32 जो कि बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के। इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है जैसे B.R. अम्बेडकर का कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अगर ये नहीं होगा तो आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट कर भी देता है स्टेट तो आप उसका क्या कर लीजिएगा। ये आर्टिकल है, ये राइट मिला है आपको, इसी वजह से अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। और इसमें आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है कि जो राइट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने का जो आपका हक है वो इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता है। अगर आपका कोई भी राइट अगर वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है, ठीक है। रिट होता कितने टाइप का है? तो 5 टाइप का। सबसे पहला हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। दूसरा है मैंडमस, इसका मतलब है वी कमेंड। थर्ड है प्रोहिबिशन, इसका मतलब है टू फॉरबिड। उसके बाद फोर्थ है सर्टियोररी, इसका मतलब टू बी सर्टिफाइड। और फिफ्थ है कोवारंटो, इसका मतलब है बाय व्हाट ऑथोरिटी ऑफ, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट मीनिंग भी पूछा जाता है। हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी, ठीक है। मतलब जैसे कि पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, फिर जो उसके घर वाले या कोई भी जाता है पता करने के लिए, तो पुलिस अगर डिनाई कर जाती है कि हाँ हमने इसको अरेस्ट नहीं किया, तो अगर रिट ऐसा लगाया जाता है हेबियस कॉर्पस का तो उस आदमी को फिजिकली कोर्ट में पेश करना होगा। मैंडमस का मतलब होता है वीक कमेंड। वीक कमेंड का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे कि कोई अपना ड्यूटी, जैसे कि कोई लोअर कोर्ट है, ठीक है, वो अपना स्पेसिफिक ड्यूटी परफॉर्म करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट असर्ट कर सकती है। प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड, ठीक है, कि कोई भी लोअर कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के अगर कुछ काम कर रहा है, मतलब जो कि उसके
जुरिस्डिक्शन में फॉल नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिट कर सकता है उसको, ठीक है। और उसके बाद है सर्टियोररी, इसका मतलब टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट चाहे, सीधा सीधा मतलब इसका ये है, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो केस को ट्रांसफ़र कर सकती है किसी दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट को, ठीक है। फिफ्थ है कोवारंटो। कोवारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट ऑथोरिटी ऑफ, इसका मतलब कोई भी इलीगल, मतलब जो उसके लिए कोई चेयर पे बैठने के लिए अगर लायक नहीं है, ठीक है, मतलब वो चेयर उसको बिलोंग नहीं करता, तो भी अगर वो बैठ रहा है तो ये रिट इशू किया जाता है को वारंटो, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 33, लास्ट फंडामेंटल राइट का सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब जो लास्ट है, ये सब यही है जो लास्ट में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि जो आर्म फोर्स पर्सनल हैं, जैसे कि कोई मिलिट्री के आदमी हो गए, ठीक है, पार्लियामेंट्री फोर्स से बिलोंग करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी से बिलोंग करते हैं, तो उनके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देती है पार्लियामेंट, ठीक है। अब आप फंडामेंटल राइट पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये अपर लिमिट है, इससे ज़्यादा फंडामेंटल राइट में इससे ज़्यादा डीप में आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है, यहाँ तक कि यूपीएससी प्री तक में। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं स्लाइड के थ्रू, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि कितना क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्पास्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सब स्टेटमेंट देखिए और बताइए कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में फॉल करता है। पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड लेबर फोर्स। दूसरा है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। और फोर्थ है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज ऑफ और माइन, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी जो कि राइट टू इक्वालिटी में था, है ना। आर्टिकल जो स्टेटमेंट नंबर 3 है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड इंटरेस्ट, ये आर्टिकल 29 में था, है ना। तो इसमें 1 और 4 हो जाएगा जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, उसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द सेफ गार्डिंग ऑफ द राइट टू प्राइवेसी एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि बोलता है जिसमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 21 में है ये मेंशन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस। ये थोड़ा थोड़ा फ्रीडम के जैसा लग रहा है, मतलब राइट टू लिबर्टी के बारे में, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा ये बताना है कि किस आर्टिकल में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जिक्र है। तो आर्टिकल 21 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ओके।